Hello everyone, welcome to Unlock Science. Today I again welcome you back to the Gamma series. और जो आज का हमारा टॉपिक है ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं एक तरह का एक पाथ ब्रेकिंग टॉपिक था फिजिक्स में, खासकर क्लासिकल मैकेनिक्स में। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा लॉज ऑफ मोशन, और इसके जो डिस्कवरर थे जिसको इसको फॉर्मुलेट किया वो हमारे न्यूटन थे। एंड अकॉर्डिंग टू मी ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट द वर्ल्ड कैन हैव। मीन्स जो उनके लॉज थे उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स को रीडिफाइन किया। मीन्स हाउ टू ऑब्जर्व थिंग्स ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल। हम माइक्रोस्कोपिक की बात नहीं कर रहे, बट कैसे उन्होंने मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चीज़ों को समझाया, उसको चीज़ों को ऑब्जर्व करना सिखाया, परसीव करना सिखाया। तो आइए आज आप और हम और मिलके इस लॉज ऑफ मोशन को पढ़ते हैं, जो आपके जेई और नीट एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो इसमें एक टर्म आपका फोर्स करके होता है। तो फोर्स क्या चीज होती है? मान लीजिए आपका कोई मास m है, इस पे मैंने एक कोई एक्सटर्नल एजेंट लगाया जिसकी वजह से ब्लॉक आपका कुछ आगे डिस्प्लेस हो गया। तो फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी बॉडी के स्टेट को चेंज करेगा। कैसा स्टेट? रेस्ट से मोशन, लिखते रहिएगा, रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट। तीसरा क्या होगा? इट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन। और लास्ट क्या होगा? इट कैन चेंज इट्स शेप एंड साइज। आपने कैन में कोल्ड ड्रिंक पी होंगी, तो क्या पीने का क्या होता है? क्रश आफ्टर यूज। आप क्रश करते हो क्या होता है? उसका शेप और साइज बदल जाता है क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई किया है। तो फोर्स अप्लाई करने से बॉडी का रेस्ट से मोशन में जाएगा, मोशन से रेस्ट में जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगा। चौथा क्या होगा? उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा। तो न्यूटन ने 3 लॉस फॉर्मुलेट किए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता था आपका? फर्स्ट लॉ बेस्ड था इनर्शिया के ऊपर। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक ऐसी बॉडी की प्रॉपर्टी है कि जब तक आप बॉडी पे फोर्स नहीं लगाओगे बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स विल टेंड टू रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन until and unless you apply an external force। मतलब ये पेन अगर मेरे हाथ पे रखा है तो हाथ में ही रखा रहेगा जब तक मैं इस पे फोर्स लगा के इसको उठा ना लूं मैं। ये इनर्शिया होता है, और इनर्शिया डिपेंड करता है बॉडी के मास पे। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा बॉडी का इनर्शिया होगा। सेकंड लॉ ये होता है, इसे यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। मान लीजिए शुरू में बॉडी की कुछ स्पीड u है, बाद में स्पीड कुछ v हो गई है। तो आप देख सकते हैं बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है। एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम। तो सेकेंड लॉ ये था कि बॉडी पे जो भी फोर्स लगेगा, हम लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा दैट वाज इक्वल टू rate of change of linear momentum। What is linear momentum? It is mass into velocity। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो mv है, मास कांस्टेंट है, तो क्या होगा? अंदर बचेगा dv by dt। and what is change of velocity upon change of time? It is acceleration। so Newton's second law of motion क्या था? It was जो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा आपका ये। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया, ये आपका सेकंड लॉ हो गया ये। अब बात करते हैं थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ बेसिकली एक एक्शन रिएक्शन फोर्स के बारे में बात करता है। अच्छा, थर्ड लॉ की वैलिडिटी तब होती है जब सिस्टम पे लगने वाला जितना भी फोर्स है उनका सम 0 होगा। मतलब अगर मैं सारे x कॉम्पोनेंट जोड़ूं 0 आएगा, सारे y कॉम्पोनेंट जोड़ूं 0 आएगा, और सारे z कॉम्पोनेंट जोड़ूं तो वो फोर्स 0 आएगा। फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक है मास m का, ये ब्लॉक, और ये ग्राउंड रेस्ट पे है। रेस्ट मतलब एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है मतलब जो नेट फोर्स लग रहा है वो भी 0 होगा। अगर ये ग्राउंड नहीं होगा तो क्या होगा? इस बॉडी का वेट नीचे लग रहा है तो ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। मतलब जैसे पेन मेरे हाथ पे रखा हुआ है।
अगर हाथ हटा दूं तो पेन क्या होगा, सीधा नीचे गिरेगा क्योंकि उसका वेट नीचे लग रहा है। तो ये पेन मेरे हाथ पे वेट नीचे लगा रहा है, दैट मीन्स इस ग्राउंड पे वेट नीचे एक्ट कर रहा है, लेकिन रेस्ट पे है, मतलब ये जो ग्राउंड है ये इस पेन पे उतना ही फोर्स ऊपर लगा रहा होगा, जिसको हम नाम देंगे नॉर्मल रिएक्शन। कुछ किताबों में आपको एन से मिलेगा, कहीं पे आपको आर से मिलेगा, दोनों इक्वल है, सो वी कैन राइट आर इज इक्वल टू एम जी। अगर आप एन यूज कर रहे हो तो एन इज इक्वल टू एम जी। सो एन इज नॉर्मल रिएक्शन। टू एवरी एक्शन there is always equal and opposite reaction. So reaction force तभी एक्ट करेगा जब एक्शन फोर्स होगा। ऐसे ही केस आपके थ्रेड में भी होगा। मान लीजिए थ्रेड से कोई ब्लॉक हैंग कर रहा है, तो इस ब्लॉक का वेट mg नीचे होगा। देखिए यहाँ थ्रेड का यहाँ पे कॉन्टैक्ट में है, सिस्टम रेस्ट पे है, मतलब ऊपर एक रिएक्शन फोर्स होगा। थ्रेड के केस में इस रिएक्शन फोर्स को नाम दिया जाता है टेंशन का। तो नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे रिएक्शन ग्राउंड का था तो हमने बोला नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स स्ट्रिंग का था तो हमने बोला टेंशन। दूसरी चीज मेन, रिएक्शन फोर्स हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर एक्ट करता है। कभी भी रिएक्शन फोर्स, ध्यान करिएगा, कभी भी रिएक्शन फोर्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अंदर एक्ट नहीं करेगा, हमेशा दूर एक्ट करेगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ, ग्राउंड से, और ये ग्राउंड से दूर एक्ट कर रहा है हमेशा। तो इसको नोट कर लीजिएगा, रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या दे आर आउटवर्डली परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही मतलब बारीक सा पॉइंट है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये चीज आपके ध्यान में रहेंगी तो जो अगला टॉपिक है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, उसको पढ़ने में हमें आसानी होगी। तो आइए हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं एंड लेट्स डिस्कस सम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम्स। पहला केस लेते हैं, मैं आपसे कुछ केस डिस्कस करता हूं, हो सकता है मुझसे केस कुछ छूट जाए, बट मैं आपको एक बेसिक लेआउट बता दूंगा यूज करने का, तो आप उस पर बेस कर सकते हो। मान लो मास m1 है, यहाँ पे मास m2 है, और हमने बोला कि ये मास m1 नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मास m2 ऊपर जाएगा, because they are both connected by same string. Such motion are known as connected or constrained motion. तो ये एक ही सिस्टम से कनेक्टेड है, तो एक नीचे आएगा तो अगला आपका ऊपर जाएगा आपका। अब बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? ये एक ऐसा डायग्राम है जो किसी भी बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस को हर डायरेक्शन में स्टडी करता है, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे z हो। तो हम देखिए m1 देखते हैं, तो m1 का वेट क्या होगा, नीचे एक्ट करेगा, तो m1g ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो टेंशन इससे दूर एक्ट करेगा ऊपर। यहां देखो इसका वेट नीचे एक्ट करेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पे है तो टेंशन इससे दूर एक्ट करेगा। अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं। साइन कन्वेंशन ये है, जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट करेगा वो डायरेक्शन हम पॉजिटिव मानेंगे। मतलब ये बॉडी नीचे आ रही है तो ये फोर्स पॉजिटिव है, ये फोर्स नेगेटिव है। अब दोनों को ऐड कर दो, क्या लिखोगे, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। इसमें क्या ऊपर जा रहा है तो इसमें टेंशन ज्यादा है, वेट कम है, तो इसकी इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। बाकी इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड टेंशन बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस। ये आपके ऊपर एक असाइनमेंट टाइप करा जाएगा तो आप ये कर लेंगे। तो मैंने आपको एक बेसिक लेआउट बताया है कि हाउ टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसमें आइए हम लोग केस डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन पे हम इसको जोड़ देंगे हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम केस 2 की बात करें तो मान लीजिए ये कुछ यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, थीटा एंगल है, ये ब्लॉक है यहाँ पे एक मास m का। तो जब हम देखते हैं कि इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रही होंगी। मान लीजिए एक फोर्स मैं ऊपर लगा रहा हूँ F न्यूटन का, और ये ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो बॉडी का वेट होता है
वो हमेशा वर्टिकल या वर्टिकल नॉर्मल होता है। मतलब चाहे ब्लॉक ऐसा रखा हो तब भी वेट ऐसे एक्ट करेगा, चाहे ब्लॉक ऐसा रखा हो तब भी उसका वेट नीचे ही एक्ट करेगा, क्योंकि वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अब देखो, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जहां पे कांटेक्ट होगा इस कांटेक्ट का नॉर्मल ये होगा। तो यहाँ पे ब्लॉक का कांटेक्ट यहाँ पे, तो उसका नॉर्मल क्या होगा, इसका नॉर्मल ये होगा। अब देखो, ये थीटा है, ये एंगल कितना है, 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ये दो डायरेक्शन ले लूं, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 है, ये आपका बन जाए क्या, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। अब ये देखो, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये एंगल बन जाएगा थीटा। ये mg है, सो दिस कॉम्पोनेंट विल बी mg cos थीटा, और ये कॉम्पोनेंट क्या बन जाएगा, mg sin थीटा। अब इसके अलावा कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, सो वी कैन राइट n इज इक्वल टू mg cos थीटा। इसके अलावा देखो ऊपर जा रहा है, मतलब ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है, सो वी कैन राइट f माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू ma। तो ये आपकी दो इक्वेशन बन गई। बाकी जो आपसे पूछता है a निकालना, जो भी निकालना, a निकालना, f निकालना, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a और f व्हाटएवर इज बीइंग आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर। फिर इसमें एक है आपका लामीज थ्योरम, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो लामीज थ्योरम ये होता है, मान ली एक पॉइंट पे ये तीन फोर्स एक्ट कर रही हैं, F1, F2 और F3। मान लीजिए एंगल आपका अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो लामीज थ्योरम ये बोलता है कि मॉड ऑफ F1, आप देखिए ये जो F1 है इसके ऑपोजिट एंगल क्या बन रहा है, अल्फा, तो अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ F2 अपॉन F2 का ऑपोजिट क्या है, बीटा, साइन बीटा, मॉड ऑफ F3 के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, गामा, अपॉन साइन गामा। दिस इज योर लामीज थ्योरम। तो काफी कुछ क्वेश्चन ऐसे फॉर्म के आते हैं जिसमें आपको कुछ नोन दिया रहेगा, कुछ अननोन दिया रहेगा, सो बाय यूजिंग दैट यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन अननोन्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपके नीट वगैरह में आते हैं, जिससे आपके सवाल आप जल्दी पेसअप करके उसको फिनिश कर सकते हो। अगर आप बाय कन्वेंशन जाओगे इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स, जिससे आपके पेपर छूट सकते हैं, या जो सवाल आपको आते हैं आप शायद छोड़ दो उनको, तो आपकी उससे रैंक काफी सफर करेगी। तो कुछ चीजें आपको याद करनी होंगी जिससे आपके सवाल जल्दी जल्दी आपके सॉल्व हो जाए, ताकि हम अच्छी रैंक अचीव कर सकें। अगला जो इसमें मेन टॉपिक है दैट इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बेसिकली एक तरह का ऑपोजिंग एंड कांटेक्ट फोर्स होता है। मतलब मान लीजिए ये ब्लॉक है, इस पे मैंने फोर्स लगाया, तो ये फोर्स चाहेगा ब्लॉक को अपने साथ आगे एक्सेलरेट कराना। तो फ्रिक्शन क्या है, ऑपोज करेगा, तो इसकी टेंडेंसी इस ब्लॉक को आगे ले जाने की है। तो फ्रिक्शन जब ऑपोज करेगा तो ऑब्वियस बात है पीछे एक्ट करेगा, कहां से एक्ट करेगा, कांटेक्ट फोर्स है, तो यहाँ पे कांटेक्ट, तो फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट नहीं करेगा, ना यहाँ एक्ट करेगा, फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका कांटेक्ट, इसको लिख दिया हमने F लिख दिया। अब इसमें ग्राफ होता है बिटवीन फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स। तो ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, ये बनता है। कुछ लोग ग्राफ समझ गए होंगे मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, और जो नहीं समझे हैं उनको जल्दी समझ में आ जाएगा। फ्रिक्शन में दो कैटेगरी होती हैं, वन इज स्टैटिक, नेक्स्ट इज काइनेटिक। स्टैटिक में क्या होता है, मान लीजिए फोर्स 1 न्यूटन का है, ब्लॉक मूव नहीं किया, मतलब इस फोर्स को फ्रिक्शन ने बैलेंस कर दिया। 2 किया तब भी नहीं मूव किया, मतलब फ्रिक्शन ने फिर से अपने आप को एडजस्ट कर लिया। 3 किया तब भी नहीं मूव किया। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे फोर्स बढ़ रहा है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। स्टैटिक नाम क्यों दिया,
क्योंकि ब्लॉक मेरा मूव नहीं कर रहा है, इसलिए नाम दिया गया स्टैटिक। जैसे ही मैंने 4 किया, ब्लॉक जस्ट मूव करना स्टार्ट कर रहा है। दैट मीन्स यू हैव रीच्ड the point at which the static friction is having the highest value, जिसको हम बोलते हैं limiting friction। static friction की highest value को बोलते हैं हम limiting friction। और जब आपने आगे इसको क्रॉस कर गए, फोर्स आप बढ़ाओगे, ब्लॉक आपके फोर्स के अलावा मूव करना शुरू कर देगा। बट फ्रिक्शन तब भी एक्ट करेगा, बट उस केस में ब्लॉक मूवमेंट कर रहा है तो उसको हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसको लिखते हैं हम, इसको हम एफ के से लिखते हैं, इसको हम एफ एस से लिखते हैं। और फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है जैसे एफ एस है, इट इज म्यू एस इंटू एन, और एफ के होता है म्यू के इंटू एन। एन यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, जैसे कुछ कुछ किताबों में आपको आर मिल जाएगा, म्यू के इंटू आर, यहाँ पे मैंने एन यूज कर लिया। नाउ व्हाट इज म्यू? म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस, म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड व्हाट इज म्यू? म्यू ये बताता है, जैसे मान लीजिए ये पेन है, इसको मैंने इस पे लगाया तो मुझे बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये उतना रफ हाथ नहीं है। थोड़ी बहुत मैं क्रीम लगाता रहता हूँ मैं, तो उतना रफ हाथ नहीं है मेरा ये। लेकिन मान लीजिए यही ब्लॉक जो है थोड़ा बहुत रॉकी सरफेस है, मतलब उसमें पत्थर पड़े हैं, गिट्टियां पड़ी हैं। अब क्या करोगे, उस पर फोर्स लगाओ तो ब्लॉक तो मूव करेगा, बट आवाज बड़ी अजीब सी, बहुत बहुत इची नॉइज आती है। क्यों? क्योंकि उसका म्यू बहुत ज्यादा होता है। आप जब कैरम खेलते हो, आप डस्टिंग करते हो बोर्ड की, क्यों? टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ म्यू, ताकि फ्रिक्शन कम से कम लगे, सच दैट योर स्ट्राइकर गोज वेरी स्मूथली इन दैट कैरम बोर्ड। स्नूकर है, बिलियर्ड्स है, 8 बॉल पूल है, जो भी गेम्स आपके हैं जहाँ पे सरफेस से कांटेक्ट होता है बॉल्स का, बॉलिंग करते हैं, सो सरफेसेस आर मेड टू बी स्मूथ टू रिड्यूस दिस वैल्यू ऑफ म्यू, फ्रिक्शन कम लगे ताकि बॉडी इजीली आगे मूव करती रहे। इसीलिए जब घरों में दरवाजों में आवाज आती है, क्या करते हैं? ऑयलिंग करते हैं, आपके कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, बाइक्स हैं, हम सर्विसिंग क्यों कराते हैं? ताकि फ्रिक्शन से उनकी पार्ट्स, जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं, वो खराब ना हो जाए। ये खराब होंगे तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, आप पे जेब पे भारी पड़ेगी आपको। तो इसीलिए फ्रिक्शन कहीं कहीं फायदेमंद भी होता है, कहीं कहीं फायदेमंद है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, एयर में मॉलिक्यूल में फ्रिक्शन है तो मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो। फ्रिक्शन नहीं होता तो मान लीजिए मैंने कोई चीज गिराई, मान लो आप किचन में जो चोरी छुपे कुछ खाने जा रहे हो, तो सोचो फ्रिक्शन नहीं होता, आप खा रहे हो कुछ चीजें गिर गई जमीन पे, अब आप पता लगा कि मम्मी ने डांट तो पड़नी है, लेकिन क्या है, चीज गिरी, फ्रिक्शन नहीं था, आवाज नहीं आई, आप बच गए। बट कभी कभी क्या होता है, मान लो घर में खुदा ना खास्ता किसी घर में चोर आ जाए, तो कूदा, आहट आई, कहते हैं ना आहट आई, क्यों? क्योंकि जब वो कूदा तो ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू कॉन्टैक्ट, एक लाउड थर्ड गया होता है, धौर से गिरा कोई गिर गया, कहीं कोई बच्चा गिर गया, तो वो फ्रिक्शन ही है जो इससे आवाज हम सुनाई देते हैं। तो फ्रिक्शन हमेशा खराब चीज नहीं होती। किताबों में लिखा हुआ है कि इस फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। तो फ्रिक्शन कहीं खराब है, जैसे मशीनरी है, वहां फ्रिक्शन होगा, मशीन खराब हो जाएगी। बट फ्रिक्शन का, जैसे अब सर्दियां आने वाली हैं, सितंबर का महीना है, आप क्या करते हो, सुबह सुबह हाथ रब करते हो, क्यों? क्योंकि आप फ्रिक्शन पैदा कर रहे हो, जिससे आपके हाथ वार्म अप हो जाते हैं। यू जॉग, ठीक है, तो आप अपनी बॉडी वार्म अप करते हो। सो दैट इज ऑल अबाउट फ्रिक्शन आपको। तो अब आइए, अब इस फ्रिक्शन को हम वापस उस फ्री बॉडी डायग्राम में इनकॉर्पोरेट करते हैं हम लोग। तो देखिए आप सवाल कैसे बनते हैं हमारे। तो मैं बहुत एक आसान सा सवाल लेता हूँ यहाँ पे, मैं इसमें पुली वगैरह सब जोड़ देता हूँ मैं। यहाँ पे एक मास है m, तो मान लो यहाँ पे एक मास है 2m, ये a से नीचे आ रहा है तो ये a से ऊपर जाएगा। इस पे फोर्स देखो, इसका फोर्स क्या होगा, वेट का होता है मास इनटू ग्रेविटी। इसका मास कितना है, 2m, ग्रेविटी इज g, मान लो थीटा 30 डिग्री है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्ट्रिंग का यहाँ पे, तो टेंशन ये एक्ट करेगा। ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे एक्ट करेगा, अच्छा मूव कर रहा है तो काइनेटिक एक्ट करेगा। इसका कॉस कंपोनेंट ये होगा 2mg cos थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा। इसका साइन कंपोनेंट नीचे होगा 2mg sin थीटा। इस पे देखो, इसको यहाँ लिख लो 2mg cos थीटा,
इसका वेट नीचे होगा mg और टेंशन ऊपर होगा, बाकी और तो कोई रिएक्शन फोर्स है नहीं। इसकी इक्वेशन लिखोगे तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, पहली इक्वेशन इस पे लिखते हैं। इसके अलावा कोई मोशन नहीं हो रहा है तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 2mg cos थीटा। यहाँ पे देखो ये ऊपर जा रहा है, टेंशन ज्यादा है और ये दोनों नीचे ऐड कर रहे हैं, सो वी कैन राइट t माइनस, ये दोनों नीचे हैं, दोनों ऐड कर दो 2mg sin थीटा प्लस fk इज इक्वल टू 2ma। fk का वैल्यू क्या होगा म्यू के इंटू n का वैल्यू कितना है 2mg cos थीटा। तो ये इस बॉडी की इक्वेशन हो गई, ये जो है ये इस वाली बॉडी की इक्वेशन होगी, और ये इसका फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा है। नाउ बाकी फिर सवाल से जो भी पूछता है यू कैन सब्स्टिट्यूट दोज वैल्यूज एंड फाइंड द नेसेसरी वेरिएबल। तो ये इक्वेशंस आपकी हो गई, हाउ टू फॉर्मुलेट योर इक्वेशंस बाय जस्ट ड्राइंग योर फ्री बॉडी डायग्राम्स। तो इसीलिए अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम आते हैं तो सवाल न्यूटन लॉ में कुछ भी उठा के दे दिया एग्जामिनर, डरने का नहीं, बिल्कुल एकदम बिंदास जाने का, कोई डरने का नहीं, जाइए कुछ नहीं है, आंख बंद करके जो समझाया आपको, जो बेसिक पॉइंट्स है उसको लगाइए, FBD बनाइए, फ्री बॉडी डायग्राम सॉल्व करिए, एंड वी आर श्योर एंड श्योरली यू विल गेट योर करेक्ट आंसर एंड यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर योर एफर्ट्स। बाकी लास्ट इसमें टॉपिक हम बात करते हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की। तो पहला इसमें यह है कि मान लीजिए ये कोई कर्व ट्रैक है और एक गाड़ी है जो इसमें मूव कर रही है v स्पीड से, और इस ट्रैक का रेडियस कुछ r है। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में वेट, जैसे गाड़ी ये है, गाड़ी ऐसे जा रही है, ऐसे गाड़ी, ये रोड है, गाड़ी से जा रही है, तो इसका गाड़ी का वेट नीचे होगा, रिएक्शन ऊपर होगा, तो n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा mg बन जाएगा। तो कोई तो फोर्स होगी, क्योंकि एक ये गोल घूम रहा है, तो कोई तो फोर्स होगी जो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रही होगी, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों यूज किया, आप कहोगे सर गया तो गाड़ी मूव कर रही है, स्टैटिक इसलिए है क्योंकि आप जो टायर्स हैं वो रोड के रिस्पेक्ट में स्लिप नहीं कर रहे हैं, जब चल रहे हैं तो हर इंस्टेंट में रोड से चिपके हुए हैं, कभी भी स्लिप नहीं कर रहे हैं या स्किड नहीं कर रहे हैं। जब तक स्किडिंग नहीं होगी, जब तक स्लिपिंग नहीं होगी, हम टायर और रोड के बीच के फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन ही मानेंगे। एंड व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस इनटू एन। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाय r, और ये बन जाएगा म्यू एस, एन यहाँ पे mg बराबर है, mm कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर क्या बन जाएगा म्यू एस आर जी। तो किसी भी गाड़ी को सेफली मुड़ने के लिए जो मैक्सिमम स्पीड होगी दैट विल म्यू एस आर जी। तो आप देख सकते हैं जो स्पीड ऑफ टर्न है वो गाड़ी के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, रोड के सरफेस पे और रेडियस पे। तो आप देख सकते हैं जब आप देखा होगा जो हाई स्पीड बाइकर्स होते हैं जब रेस करते हैं तो उनकी बॉडी ऑलमोस्ट टिल्ट हो जाती है, क्यों, जस्ट टू प्रोवाइड नेसेसरी फ्रिक्शनल फोर्स ताकि वो इजीली रोड के अराउंड बेंड कर सकें। तो इसका जो अगला पार्ट है दैट इज बैंकिंग रोड, उसको आइए लोग डिस्कस करते हैं। सेकंड आपका है बैंकिंग ऑफ रोड्स। आपने देखोगे जो आपके फ्लाईओवर्स वगैरह होते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो आउटर एंड होता है वो हल्का सा एलिवेटेड होता है। तो अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देखूं तो जो आउटर एंड है रोड का वो हल्का सा इनर एंड के रिस्पेक्ट में हल्का सा एलिवेटेड होता है। और मान लीजिए कोई गाड़ी, आपकी गाड़ी इस सर्कल में मूव कर रही है तो ये सर्कुलर टर्न का रेडियस r करके होगा। तो इस गाड़ी का वेट नीचे होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एक्ट कर रहा होगा, और स्लिपिंग नहीं हो रही है। स्लिपिंग नहीं होती क्या होगा, फ्रिक्शन आपका नीचे एक्ट करेगा। अब अगर मैं इसको अराउंड द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजॉल्व कर दूं तो जैसे हमने पढ़ा था भी, ये एंगल थीटा होता है, तो बाय
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये भी आपका एंगल थीटा होगा। और जो आपका सेंट्रिपिटल फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा आपका। और इसमें हमने निकाला जो इसका स्पीड ऑफ टर्न है दैट इज v। तो अगर मैं फोर्सेस को रिजॉल्व करूंगा, जैसे n है तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी n cos थीटा, यहाँ पे फोर्स क्या आएगा n sin थीटा। ऐसे ही अगर आप फ्रिक्शन को रिजॉल्व करोगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा Fs cos थीटा, और नीचे जो आएगा दैट विल बी Fs sin थीटा। तो अलॉन्ग द वर्टिकल कंजर्व कर दो, क्योंकि अलॉन्ग द वर्टिकल तो मोशन हो नहीं रहा है। तो n cos थीटा इज इक्वल टू Fs sin थीटा प्लस mg। टुवर्ड द सेंटर जो फोर्स हैं ये दोनों एक्ट कर रही हैं, दैट इज n sin थीटा प्लस Fs cos थीटा। सेंट्रिपिटल फोर्स हैं तो ये mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर आएंगे आपकी। ऑन सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस यू विल गेट v इज इक्वल टू अंडर रूट rg म्यू प्लस tan थीटा या म्यू s 1 माइनस म्यू s tan थीटा। अगर सरफेस स्मूथ है तो म्यू एस आपका 0 कर दो, तो उस केस में v क्या बन जाएगा, इट विल बी अंडर रूट आर जी टैन थीटा। और यहां से अगर मैं टैन थीटा निकालूं दैट इज v स्क्वायर अपॉन आर जी, सो एंगल ऑफ बेंड विल बी टैन इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये आपका बैंकिंग का सोल्यूशन हो गया। ये लास्ट टॉपिक इज एपरेंट वेट। इसमें दो केस हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए ये आपका एलिवेटर है और इसमें कोई मास m का ब्लॉक रखा हुआ है, कोई वेइंग स्केल पे आपका मास m का ब्लॉक रखा है, ये ऊपर एक्सेलरेशन a से जा रहा है। ये तो जो रिएक्शन फोर्स इस वेइंग स्केल का होगा दैट इज R इज इक्वल टू mg प्लस ma। और अगर इसी एलिवेटर में जो आपका मास m है, अगर ये नीचे आ रहा है a एक्सेलरेशन से, तो रिएक्शन फोर्स विल बी mg माइनस ma। ये आपने फील किया होगा कि जब भी आप लिफ्ट में ऊपर जाते हो आपका वेट बढ़ जाता है, और जब नीचे आते हैं तो आपका वेट डिक्रीज कर जाता है। दिस इज योर अपरेंट वेट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम सूडो फोर्स के नाम से भी जानते हैं। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो ऑब्जर्वर अंदर बैठा हुआ है यहाँ पे, उसको ये ब्लॉक रेस्ट पे फील होता है। बट न्यूटन के लॉ जो होते हैं वो हमेशा एक ऐसे फ्रेम से एप्लीकेबल हैं जो एक्सेलरेट नहीं करते हैं। तो जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वो एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठा हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको रोकने के लिए हम उतना ही फोर्स ऑपोजिट अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ये ऊपर जा रहा है तो ये ब्लॉक कैसे रोकोगे, उतना ही फोर्स ma अमाउंट का पीछे अप्लाई करोगे। तो वेट तो नीचे था ही, mg में ma और ऐड हो जाएगा। इसमें क्या था, नीचे आ रहा है, तो कैसे रोकोगे इसको, उतना ही ma फोर्स ऊपर अप्लाई करके। इसको हम कहते हैं सूडो फोर्स। तो नीचे आने में रिएक्शन फोर्स ma अमाउंट कम हो जाएगा, ऊपर जाने में आपका रिएक्शन फोर्स ma अमाउंट बढ़ जाएगा आपका। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लॉज ऑफ मोशन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट और जेई पर्सपेक्टिव से। सो आई होप वी द टीम अनलॉक साइंस हम आपके प्रॉब्लम्स को केटर कर पाए होंगे। हम आपको इतना बता पाए होंगे कि आप इसको अगर रिवाइज करेंगे तो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगा। एंड इन द एंड the team Gamma series would wish you all the best for your upcoming NEET examination। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे से अच्छा करें, एकदम अपना दिमाग शांत रखें, ठंडा रखें, सुकून से पेपर करिएगा अपना। जो आता है पहले उसको अटेम्प्ट करें एंड ट्राई टू स्कोर इन दोज क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी इजी टू अप्रोच। आप अच्छा करेंगे, रैंक आपकी अच्छी बनेगी। एंड विथ ऑल गुड विशेस फ्रॉम टीम अनलॉक साइंस, मे यू स्कोर वेल इन योर एग्जामिनेशंस। बाकी अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो, आप प्लीज़ हमें लाइक करें, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि वो हमसे सीख सकें, हमसे पढ़ सकें। और अगर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें।
And to get the latest notification, don't forget to press the bell icon. For detailed notes, please visit us at www.unlockscience.in. Friends, thank you very much.